हेलो दोस्तों, कैसे हो जी आप सब। तो आपकी सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 की इकोनॉमिक कमर्शियल एंड बिजनेस लॉ की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको आप एज ए इंट्रो क्लास भी मान सकते हो। इसमें हम बेसिकली ये समझेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसके सब्जेक्ट का सिलेबस, कंटेंट, चैप्टर्स क्या है, कैसे पढ़ना है, और साथ में हम आगे पढ़ाई शुरू भी कर देंगे इसी क्लास में। तो सबसे पहले इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस। जैसे मैंने अभी तक आपसे कंपनी लॉ, सेटिंग अप और सिक्योरिटीज़ लॉ के बारे में हम क्लास डाल चुके हैं। एक एक क्लास सबकी आ चुकी है, आप देख रहे हो। तो ये अब एक रह गया था। मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं: कंपनी लॉ, सेटिंग अप, ये तो मॉड्यूल 1 का है, और मॉड्यूल 2 के सिक्योरिटीज़ लॉ और इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। तो इनकी सबकी एक एक क्लास आ चुकी है आपके पास हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और आगे भी फर्दर एक हफ्ते तक ये क्लासेस चलेंगी। बट इसमें पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ इंट्रो नहीं रहेगा, यहाँ से आपकी फाउंडेशन बनेगी आगे आपके फर्दर पढ़ाई के लिए। तो आज हम इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ उठा रहे हैं। तो इसमें आप ये समझो कि देखो, कंपनी लॉ में मैंने किस चीज़ पर स्ट्रेस दिया था कि कंपनी से रिलेटेड है ओनली लॉ, और कंपनी एक इकोनॉमी की बैकबोन है, बिजनेस हो रहा है। सेटिंग अप में हमने ये समझा था कि बिजनेस वेंचर्स को सेट करने के लिए एंटिटीज़ कैसे हमने चूज़ करनी है, उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, और उनसे रिलेटेड ऑल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस क्या क्या हैं। प्लस उसके साथ हमने देखा था कि अगर उनको बंद करना हुआ तो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर क्या रहेगा। सिक्योरिटी लॉ में हमने ये समझा था कि ये एक तरह से कैपिटल मार्केट पर एप्लीकेबल होते हैं। सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, आप इसको SLCM भी बोलते हो। और कैपिटल मार्केट क्या है? इट इज अ प्लेस फॉर एक्सचेंज ऑफ फंड्स। तो इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस, वर्ड ही देखो आप, इकोनॉमिक लॉज आएंगे यहां पर, बिजनेस लॉज आएंगे यहां पर, एंड कमर्शियल लॉस। 3 वर्ड आ रहे हैं यहां पर। उन तीनों को मिलाकर इंस्टीट्यूट ने बना दिया इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस, जिसको आप शॉर्ट में EBCL के से नाम से बुला सकते हो। अब देखो, कंपनी लॉ अलग था, सिक्योरिटीज लॉ अलग था। यहाँ इकोनॉमिक लॉज क्या हैं, बिजनेस लॉज क्या हैं, और कमर्शियल लॉज क्या हैं, ये तीनों को कंबाइंड करके सब्जेक्ट बनाया गया। रीजन, ये सबके 100 लॉ आप देखोगे तो बिजनेस में ही अप्लाई होंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी से ही रिलेटेड है। बिजनेस लॉ, सेल ऑफ गुड एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़े होंगे, बिजनेस करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। और कमर्शियल लॉ साथ में ऐड हो जाता है कि जो व्यापारिक लॉ हैं, इन्हीं को लेकर ये पूरा आपका सिलेबस ड्राफ्ट किया गया है। और बिजनेस जब होगा तो बिजनेस किस किस के बीच में हो रहा है? बिजनेसमैन, उनके नीचे उनके एजेंट्स हैं, या आप इनको होलसेलर्स कह सकते हो। और रिटेलर्स कह सकते हो। और ये सब के सब टारगेट किसको कर रहे हैं? एक कंज्यूमर को। और ये बिजनेसमैन किस फॉर्म में हो सकता है? कोई सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, LLP भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। ये सब के सब बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में तो आप कंपनी लॉ और सेटिंग अप में पढ़ लेते हो, ये एंटिटीज के बारे में।
अब हमें बात करनी है कि जो बिजनेस डीलिंग्स हो रही हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बिजनेस डीलिंग्स में क्या क्या आ जाता है। बिजनेस की दुनिया में मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर आ रहे हैं, ट्रेडर्स आ जाते हैं, ट्रेडर्स में होलसेलर, रिटेलर सब आ जाएंगे, और अदर्स जो भी जुड़े हुए हैं, सप्लायर्स, रॉ मटेरियल वाले, ये सब। तो बिजनेस की दुनिया में इन सब के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, डीलिंग्स हो रही हैं। और प्लस किसके लिए हो रही हैं ये? कंज्यूमर के लिए। तो इन लोगों को किस तरह से चलना है, और कंज्यूमर अल्टीमेटली हमें किसको टारगेट करना है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर अल्टीमेटली कौन आ जाती है? लार्ज सेक्शन ऑफ पब्लिक, जिससे इकोनॉमी चल रही है। तो इकोनॉमिक लॉज जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक बेटर इकोनॉमी नहीं हो सकती। इकोनॉमी किससे बेटर हो रही है? बेटर जीडीपी से। जीडीपी का मेन सोर्स क्या है? ये लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंट्रल पॉइंट है। बट सबका टारगेट क्या है? कंज्यूमर। और इन सब की डिमांड एंड सप्लाई को मिलाकर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हो, जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। मैं ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं जाना चाहता, सिर्फ आप इतना जानो कि इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा था कि जीडीपी बेसिकली किससे बढ़ेगी? जब कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी। तो इस एक्टिविटीज के लिए जो डीलिंग्स हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, अगर ये फेयर नहीं होंगे, अनफेयर होंगे, या कंपटीशन खराब होंगे, या चीटिंग्स होंगी, तो क्या बिजनेस की दुनिया चल पाएगी? फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी पर्सन जो इस धरती पर है, उसको अपनी डेली कंजम्पशन के लिए डिपेंड होना पड़ता है दूसरे पे। हम कहें कि हम सुबह से रात तक जितनी चीज़ें अपनी लाइफ को जीने के लिए यूज़ करते हैं, वो सब हम अपने आप ही बना लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कहें कि कपड़े भी हम बना लेंगे, खाने की चीज़ें भी हम बना लेंगे, इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स भी बना लेंगे, और जो जो ज़रूरत की चीज़ें हम बना लेंगे, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हर पर्सन दूसरे पे डिपेंडेंट है, और वो जो साइकिल चल रही है उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का बात कर देते हैं। तो इकोनॉमिक लॉस, फिर ये बिजनेस ये विद इन इंडिया भी हो रहा होगा और आउटसाइड इंडिया भी हो रहा होगा। तो अब इंडिया में तो हमने इंडिया के लॉ बना दिए, बाहर वालों से डील करना है, बाहर से फॉरेन करेंसी आ रही है, तो उसके लिए भी यहां पर लॉ आ जाता है, जिसको हम यहां इकोनॉमिक लॉज की एक्टिविटी में लेंगे। फिर बिजनेस लॉ, सेल ऑफ गुड एक्ट आपने सुना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सुना, ये बिजनेस लॉज की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब एक्ट रिलेट कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज को। और जो भी हम अगर इकोनॉमिक लॉज, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, EBCL जिसको आप कहते हो, इकोनॉमिक, बिजनेस, कमर्शियल, इन सब के लिए लॉज बनाने का पर्पस क्या है? एक सिस्टमैटिकली बिजनेस चले। अब इन लॉज में हमें यह देखना है कि पार्टनरशिप कैसे होंगी, क्योंकि कंपनी एक्ट में कंपनी लॉ तो आप पढ़ रहे हो। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होंगे, सेल ऑफ गुड्स कैसे होगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो पैसे का लेन देन है वो कैसे होगा। बिजनेस की सबसे बड़ा सेंट्रल पॉइंट है ना पैसे का एक्सचेंज, मनी ट्रांसफर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसको रेगुलेट करना जरूरी था। कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं तो किस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। और पार्टनरशिप अल्टीमेटली किस लिए हो रही है? बिजनेस के लिए हो रही है। अब जब ये लोग बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस में कंपटीशन भी होगा, तो कंपटीशन फेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर बिजनेसमैन आपस में अनफेयर प्रैक्टिस यूज करेंगे या कस्टमर के साथ चीटिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और इस कंपटीशन और इन सब लोगों का टारगेट क्या होगा? कंज्यूमर्स होंगे।
तो कंज्यूमर एक्ट भी यहाँ पढ़ोगे आप, कंपटीशन एक्ट भी पढ़ोगे। मैं जो ये इतने वर्ड ले रहा हूँ इन सब का आपका सिलेबस में पार्ट है कि जो आप ईबीसीएल का सब्जेक्ट पढ़ोगे कि आपकी इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटी कैसे रेगुलेट हो रही है, आप उनके लॉज पढ़ोगे यहाँ पर। फिर कंपटीशन के बाद आ जाता है अगर हम फॉरेन डीलिंग कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट नहीं करती तो उसके लिए फेमा एक्ट 1999 आ जाता है। फिर इस बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट और जुड़ते चले जाएंगे, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज, वो कमोडिटीज जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं, खाने पीने की चीजें, ऑयल, ये सब चीज़ों पर पूरा एक्ट बना हुआ है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो ये डीलिंग्स हो रही हैं, जैसे आप देखते हो ना जमाखोरी, स्टॉक को रोक देना जिससे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए। जैसे आपने कोविड के टाइम पर अभी दवाइयों के बारे में देखा था, जो दवाइयों की शॉर्टेज हो गई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, तो कुछ लोगों ने अपने पास स्टोर कर ली और हाई रेट पर बेची। तो एसेंशियल कमोडिटी जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, जो लाइफ की ज़रूरत है, अगर उनको इस तरह से होर्डिंग होनी शुरू हो जाए तो गलत होगा। तो इसके लिए भी लॉ बना क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है। अब नाप तोल का भी यहाँ पर लॉ है, लीगल मेट्रोलॉजी, जिसको वेट एंड मीजर्स की बात करते हैं। ये आप बड़ा आपको अजीब होगा कि आपने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि हम जितनी भी गुड्स लेते हैं, हम अगर डायरेक्ट शॉपकीपर पर के पास गए, उसने हमारे सामने उसका वेट किया, तोल दिया, तो हम सामने देख लेते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ आइटम तो हमारे सामने पैक नहीं हो रही, हम प्री पैक्ड ले रहे हैं। तो उसमें राइट क्वांटिटी हो या ना हो, कभी आपने ध्यान दिया? आप घर में इतनी चीज़ें लाते हो, दूध, ब्रेड, बटर, कॉस्मेटिक्स, पेप्सी, दालें, चावल, ये सब जो पैक्ड आ रहे हैं, जो आपके सामने नहीं तोले जा रहे, नहीं उनका वेट हो रहा, तो आप आंख मीच के रिलाई कर लेते हो। तो क्या पता वो पूरे हैं या नहीं, तो बिजनेसमैन चीटिंग कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए भी लॉ बना हुआ है। और ये आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप जिस कंपनी में काम कर रही होगे उसके ऊपर सारे लॉ एप्लीकेबल हो रहे होंगे कि नहीं। अगर मैंने जैसे कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ में बहुत सारी कंपनियों का नाम लिया होगा, अगर मैं बात करूं आईटीसी, आईटीसी खाने पीने एफएमसीजी में भी है, आटा भी बना रही है, बिस्किट भी बना रही है, ऑयल्स भी बना रही है, कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, पेपर इंडस्ट्री में कॉपी भी बना रही है, क्लासमेट का ब्रांड है, होटल सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है, सिगरेट टबैको बिजनेस में भी है। तो क्या उसके ऊपर ये सारे एप्लीकेबल होंगे कि नहीं? हर बिजनेस की लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हर बिजनेसमैन की लाइफ में सेल ऑफ गुड्स एप्लीकेबल हो रहा है, पैसे का लेन देन कर रहा है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, दूसरे कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं उनके साथ कंपटीशन है, टारगेट कौन है? कंज्यूमर है। इन सब के लॉज बने हुए हैं इसमें जो आपने पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो फॉरेन करेंसी आएगी जाएगी, उसका भी लॉ बनेगा। बाहर कोई फैक्ट्री लगा दी या बाहर वाला कोई यहाँ पर आके बिजनेस करना चाहता है, उसको भी रेगुलेटर में जरूर करना था। एसेंशियल कमोडिटीज, अब जो आटा है, चावल है, दालें हैं, ये एसेंशियल कमोडिटीज हैं कि नहीं, तो इनको भी रेगुलेट करना जरूरी है। अब जो हमारे पास आटे की थैली हम ले लेते हैं पैक्ड, आशीर्वाद आटा लो, शक्ति भोग लो, या आप कोई भी आटा ले रहे हो, आपने पैक्ड ले लिया। अब वो दूध की थैली ले लिया आपने, अमूल का बटर ले लिया, बट क्या हमने कभी उसको तोला? क्या ये पॉसिबल है कि हम उसका वेट चेक करें? तो उसके लिए भी यहाँ पर लॉ आ गया। दूसरा, बिजनेस का नाम आता ही तो 2 नंबर के पैसे की भी बात आ जाती है, तो उसके लिए भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट क्या करना है? 2 नंबर के पैसे को रोकना है वाइट होने में, इस सर्कुलेशन को रोकना है। तो हर बिजनेसमैन के ऊपर एप्लीकेबल है ये 2 नंबर के पैसे की बात। और इस तरह से आपका ये सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी मैं एग्जैक्ट चैप्टर के नाम पर आ रहा हूँ, तो ज़्यादा यहाँ हमें जरूरत नहीं है, वहाँ चैप्टर से और समझना शुरू हो जाएगा कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। देखो ईबीसीएल का सिलेबस आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 40 मार्क्स का, पार्ट 2 25 मार्क्स का, पार्ट 3 35 मार्क्स का।
पार्ट 1 में सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, फॉरेन बिजनेस से, या इनको हम इकोनॉमिक लॉज में भी डाल देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक के थ्रू तो पेमेंट आ रही है सारी, तो विद इन इंडिया बैंकिंग कैसे हो रही है और आउटसाइड बैंकिंग कैसे हो रही है, इन दोनों को यहाँ पर लिया गया है, ट्रांजैक्शंस को। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी फॉरेन करेंसी की, डॉलर यूरो के साथ। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बाहर से डोनेशंस वगैरह जो हम लेते हैं। एफडीआई, आप बहुत बड़ा नाम सुनते हो, बार बार आप न्यूज़ में देखते होगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम बाहर गए, एफडीआई मतलब बाहर वाले यहाँ बिजनेस करने आए, तो पेप्सी, कोक, जनरल मोटर, ऑडी, अमेजॉन, फेसबुक जो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, वो सब जिन्होंने भी यहाँ बिजनेस सेटअप किया वो किस रूट से आए हैं, एफडीआई रूट से आए हैं। आप मान के चलो इस सब्जेक्ट को पढ़कर आपकी इतनी नॉलेज बढ़ेगी, आपका इतना माइंड खुलना शुरू हो जाएगा कि वैसे तो हर सब्जेक्ट ही आपके लिए एक नई दुनिया लेकर आ रहा है कि ऐसा भी हो रहा था, हमें नहीं पता था, बट यहाँ पर आपका नॉलेज लेवल बहुत बढ़ने वाला है। हमें बाहर बिजनेस जाके करना है, लिबरलाइज रेमिटेंट स्कीम, एलआरएस होता है कि अगर हमें बाहर जाना है तो फॉरेन करेंसी लेकर जाएंगे, तो उसकी लिमिट्स हैं, कितनी लिमिट है, कैसे हम खर्चा करेंगे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बाहर से लोन लें हम, बाहर से लोन लेने में क्या होगा, डॉलर्स आएंगे, फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी। बाहर से लोन कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, क्योंकि अमेरिका, यूके, जापान, ये कंट्रियों से अगर हम लोन लें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जितनी कंट्री डेवलप होगी उतना इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्योंकि आदमी लोन कब लेता है, जब पैसा है या पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो लोन लेने की जरूरत उसको पड़ती है जिसके पास पैसे की कमी है, और लोन देने वाला कौन होता है, जिसके पास बहुत पैसा है। तो ऐसे ही जब एक रिच पर्सन हो जाएगा तो उसको लोन लेने की जरूरत कम हो जाएगी। तो अगर एक रिच कंट्री है, वहां पर सारे ही रिच हैं, तो लोग कम लोन ले रहे हैं, तो पैसे में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होती जाती है, इंटरेस्ट रेट कम होते चले जाते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, गवर्नमेंट बाहर से बिजनेस करने के लिए एक पॉलिसी बनाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो मुथूट फाइनेंस वगैरह हैं, उनको रेगुलेट कैसे किया जा रहा है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या मनी है, मनी की मूवमेंट कैसे हो रही है, तो आरबीआई सबसे पहला उसका रेगुलेटर है। उन्हीं के साथ बैंक के साथ एनबीएफसीज आ जाते हैं। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पज होते हैं। ये सारा का सारा 40 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने दे दिया। ऐसा क्यों किया इंस्टीट्यूट ने कि इतना ज़्यादा एक बैंकिंग, आरबीआई और फेमा को उन्होंने 40 मार्क्स की वेटेज दी? उसका रीज़न है कि जो भी बिजनेसमैन है वो अगर इंडिया से बाहर बिजनेस कर रहा है, चाहे विद इन इंडिया कर रहा है, उसको बैंक की जरूरत भी पड़ेगी, उसको लोन भी लेना पड़ेगा, उसको फॉरेन ट्रांजैक्शन करनी है तो फॉरेन करेंसी की भी जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में, उसके बाद फॉरेन करेंसी आएगी। रॉ मटेरियल मंगाना है तो उसको फॉरेन करेंसी चाहिए। तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप देखो आईटीसी कुछ ना कुछ बाहर से मंगाता होगा या बाहर एक्सपोर्ट करता होगा। मारुति की कारें बहुत एक्सपोर्ट होती हैं, टाटा मोटर की कारें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। आप अमेजॉन और फेसबुक समझ लो, इंडिया से जो अर्निंग कमा रहे हैं वो लेकर तो फॉरेन करेंसी में जा रहे हैं, यहाँ से कन्वर्ट कराते हैं वो। फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने आ रहा है, यहाँ की इंडियन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए फॉरेन करेंसी की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा ऑयल से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, क्या वो फॉरेन करेंसी पर डिपेंडेंट होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि इंडिया का 80-90% ऑयल तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें ऑयल चाहिए। फिर इस ऑयल के अलावा बहुत सारे रॉ मटेरियल, डिफेंस की गुड्स जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। तो फॉरेन करेंसी की बैलेंसिंग होनी बहुत ज़रूरी है। फॉरेन करेंसी हम प्रिंट तो कर नहीं सकते, बट अगर हम अमेरिका वालों से कुछ गुड्स मंगा रहे हैं तो वो तो कहेंगे जी हमें डॉलर में पेमेंट दो, हम डॉलर कहाँ से लाएंगे, डॉलर प्रिंट हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए फॉरेन करेंसी की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना, और इसको अथॉरिटी किसको दी गई गवर्नमेंट की तरफ से? आरबीआई को। काम कौन संभालता है सारा? आरबीआई। इंडिया की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इंडिया से बाहर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दोनों केस में आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी आ जाती है। जैसे हमने सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ा था, सेबी किसको रेगुलेट कर रही है? कि जो कंपनी पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर से,
तो सेबी आएगी, बट अगर इंडिया से बाहर से लेगी या बाहर से कोई इंडिया में इन्वेस्ट करना आएगा तो सेबी के साथ आरबीआई भी आ जाएगा। तो मैंने आपको सिक्योरिटी लॉ का जब फर्स्ट लेक्चर था तो उसमें एप्लीकेबल लॉज में फेमा का नाम भी लिया था। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि जिन कंपनियों में फॉरेन होल्डिंग है तो उसमें फॉरेन करेंसी आ रही है तो आरबीआई और फेमा एप्लीकेबल हो जाते हैं और आरबीआई उसका रेगुलेटर है। ऐसे ही बाहर से यहाँ बिजनेस सेट हुए पेप्सी और कोक, जब वो यहाँ बिजनेस सेट करने आएंगे तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और हम एनकरेज करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आओ। इससे क्या होता है कि फॉरेन करेंसी आती है, प्रोजेक्ट्स लगते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अब अगर हम कहें कि पेप्सी और कोक क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे होंगे, मुझे बताओ पूरे हिंदुस्तान में कितने करोड़ लोग डेली होंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेप्सी पी लेते होंगे। कभी पार्टी में पी ली, कभी घर में ला के पी ली, या किसी के घर गए तो उसने पिला दी। तो करोड़ों बॉटल्स डेली कंज्यूम होती होंगी, तो करोड़ों बॉटल्स डेली बन रही हैं और कंज्यूम हो रही हैं। तो एक प्लांट से नहीं हो रही, उन्होंने जगह जगह प्लांट लगा रखे हैं। पेप्सी और कोक अगर पूरे इंडिया में अगर इसकी सप्लाई कर रहे हैं तो एक प्लांट से तो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, जहाँ जहाँ जैसे डिमांड है उसके हिसाब से नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए होंगे। तो जहाँ भी प्लांट लगेगा तो वो बाहर से पहले तो पैसा लाएंगे उस प्लांट को सेटअप करने के लिए, तो फॉरेन करेंसी लेकर आएंगे, यहाँ आरबीआई को देंगे, आरबीआई उनको यहाँ पर इंडियन रुपी देगा, तभी तो वो यहाँ से सामान खरीदेंगे। सारा सामान बाहर से तो नहीं लाएंगे वो। फिर जब यहाँ प्लांट लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, बॉटल्स बनेंगी, प्लास्टिक वालों को मिलेंगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब दुनिया भर के मोबाइल आ रहे हैं, आप देख रहे हो मोस्टली मोबाइल बाहर से बन के आ रहे हैं या यहाँ पर कंपनियों ने बिजनेस सेट किए हैं जो यहाँ पर मोबाइल बना रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी, बाहर की नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि इंडिया सारे काम कर ले, तो उसको फॉरेन टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड होना पड़ेगा। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्हीं बिजनेस को बढ़ावे की बात करती है। और सारा रेगुलेशन किसके थ्रू होगा? आरबीआई के थ्रू। एनबीएफसीज भी लोन प्रोवाइड करती हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई ही इसलिए जाती है कि आप एक्सपोर्ट करो। अब हमें फॉरेन करेंसी की बैलेंसिंग करनी है तो वो किससे हो पाएगी? फॉरेन करेंसी से। तो इसका पूरा ये 40 मार्क्स का टॉपिक है आपका। और कई कंपनी सेक्रेटरी तो स्पेशलाइज्ड ही इसमें है, फेमा वर्क में, क्योंकि जिस भी बिजनेसमैन को बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसको ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है कि जो उनकी हेल्प करें, क्योंकि हर बिजनेसमैन को नॉलेज नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं कि इंडिया राइस में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, टी में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो जितने भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है, इंसेंटिव्स देती है ताकि फॉरेन करेंसी आ पाए। जिससे क्या होगा, वो फॉरेन करेंसी जब आएगी तो जो लोग यहाँ से इंपोर्ट करेंगे उनको दे पाएगी। अब मान लो हमें बाहर से डिफेंस की चीज़ें मंगानी है तो बाहर की कंट्री को फॉरेन करेंसी देनी है, तो हम कहाँ से लाएंगे? जो हमारे एक्सपोर्टर पैसा लेकर आ रहे हैं वो पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा और आरबीआई उनको रुपये में कन्वर्ट कर देता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करती है, बैलेंसिंग करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। तो उसके लिए कई प्रोफेशनल्स हैं जो ये अपनी हेल्प कर रहे हैं इस बिजनेसमैन को, क्योंकि इनके बिना गुजारा नहीं होगा। तो इंस्टीट्यूट ने इसको 40 मार्क्स की वेटेज क्यों दे दी? क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, विप्रो, ये सब एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमाती हैं। इन्फोसिस, टीसीएस के आपने कई एम्प्लॉय सुने होंगे जो इंडिया से बाहर हैं। अमेरिका में जब वीज़ा की प्रॉब्लम आती है तो इन कंपनियों का नाम आता है। इन्होंने अपने ऑफिस एम्प्लॉयज़, स्टाफ को वहाँ रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाकर वहाँ दे रहे हैं, बाहर से इनको काम मिल रहा है। इनकी बहुत ज़्यादा अर्निंग, आधी से ज़्यादा अर्निंग इन कंपनियों की बाहर से आ रही है। तो ये कंपनियां जब बाहर जाती हैं तो बाहर बिजनेस कर रही हैं तो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में हो रहा है, तो उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है और ये कंपनियों को सहारा देना भी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंपनियों के टैक्स माफ़ कर देती है। जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी तो इनके टैक्स माफ़ कर दिए गए थे। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी पढ़ेंगे कि उसकी रेलेवेंस क्या थी। आज आपको मैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे ही थोड़ा सा देता हूँ कि आपने 11th-12th में उसको पढ़ा भी हुआ है। फिर देखो कंपटीशन एक्ट, ये आपके लिए ऑल टुगेदर नया है बिल्कुल। कंपटीशन आपने वर्ड तो सुना है, अभी तक तो आपने कंपटीशन सुना है अपने पड़ोसी के बच्चे से, अपने रिश्तेदार के बच्चे से, अपने फ्रेंड से। ये कंपटीशन है कि मैं इनसे आगे निकल जाऊं, आप इतना मानते हो। ऐसे ही बिजनेसमैन में कंपटीशन होता है।
जैसे आप मार्केट में बैठे हो, दो शॉपकीपर हैं, वो कॉम्पिटिटर होते हैं अगर सेम प्रोडक्ट के हैं तो वो कंपटीशन होगा तो उसका फायदा क्या होगा? अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है उसका? कंज्यूमर। अगर एक गुड्स का या एक सर्विसेज का एक ही पर्सन है, डीलर है, तो वो अपने मनमाने रेट चार्ज करेगा। बट जब उस मार्केट में दो चार लोग आ जाते हैं तो प्राइस डाउन होती है, कंपटीशन बढ़ता है। जैसे आपका आजकल आप देख लो स्टडीज में चल रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, मोनोपोली खत्म हो रही है। जो पुराने कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स थे वो लोग मोनोपोली क्रिएट करते थे, बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते थे, वो अब डाउन होनी शुरू हो गई है, रीजनेबल फीस पर आ चुकी है। रीज़न कि जितने नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी उतना फ़ायदा होगा। जैसे मोबाइल में वोडाफोन और एयरटेल होते थे पहले, रिलायंस से पहले आप जानते हो डाटा के चार्जेस ज़्यादा पड़ते थे, हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे और डाटा कम मिलता था। रिलायंस आया, एक नया कॉम्पिटिटर आया, नई टेक्निक से आया, उसने ऐसे ऐसे प्लान ले आए तो वोडाफोन और एयरटेल को भी रेट डाउन करने पड़े। भला किसका हुआ? कंज्यूमर का। तो ये कंपटीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बट इस प्रमोट करने के चक्कर में अनहेल्दी ना हो जाए, एक दूसरे के साथ रॉन्ग कंपटीशन ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाए, गलत एग्रीमेंट ना हो जाए, या वो तीनों चारों बिजनेसमैन आपस में मिलकर मनमानी की रेट ना कर दें। इन सब के लॉ बने हुए हैं। जैसे वोडाफोन, रिलायंस और एयरटेल अगर तीनों मिल जाएं और अपने प्राइस डबल कर दें, हमारे पास चॉइस क्या होगी? यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगी, कंपटीशन लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर आप किसी भी चीज़ के रेट अनरीजनेबली बढ़ा रहे हो, आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ी और आप रेट बढ़ाते चले जा रहे हो, इसको कार्टेल बोलते हैं। यहाँ पर कार्टेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम कंपटीशन एक्ट में। तो ये कंपटीशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, बड़ा बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को ना दबाए, इसके लिए होना चाहिए। जैसे आपने सुना था कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, फ्री शुरू कर देते हैं। जैसे जियो जब आया था तो उसने कुछ टाइम के लिए फ्री दिया, तो एयरटेल और वोडाफोन कोर्ट पहुंच गए थे। इसको प्रीडेटरी प्राइसिंग बोलते हैं कि आप अपनी कॉस्ट से नीचे अगर गुड्स को बेच रहे हो, इट मीन्स आप अनहेल्दी कंपटीशन कर रहे हो, और ये अनहेल्दी कंपटीशन लॉ के हिसाब से गलत है। अब जैसे कई लोगों ने फ्री क्लासें देनी शुरू कर दी, हम तो ट्रायल के लिए दे रहे हैं 2-3 क्लास, अब अगर कोई फ्री सारा पढ़ा रहा है तो वो अनहेल्दी कॉम्पिटिटर है, ही इज नॉट अ गुड प्रोफेशनल। वो ठीक है कंज्यूमर का तो भला कर रहा है, बट अपनी मार्केट में वो कंपटीशन के रॉन्ग प्रैक्टिस को अप्लाई कर रहा है वो। अब कंपटीशन एक्ट उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, अगर अप्लाई हो जाए तो वो कर ही नहीं सकते ऐसा। रिलायंस जियो ने भी थोड़े टाइम के लिए किया था अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, अगर वो ज़्यादा लंबा चला देता तो उसका क्या इफेक्ट होता है, एयरटेल और वोडाफोन साफ हो जाते। तो वो लोग कोर्ट पहुंच गए कि जी इसको रुकवाओ, तो रिलायंस को रुकना पड़ा। तो अगर ये लॉ नहीं होगा तो ऐसे तो बड़ा आदमी तो छोटे को खत्म कर देगा, ठीक है भैया मैं तो फ्री में देता हूँ, तुम जो मर्जी कर लो, मेरे पास घर में इतना पैसा है, मैं एक साल नहीं भी कमाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी कॉम्पिटिटर खत्म हो जाएंगे। बट क्या ये राइट बिजनेसमैनशिप है? अगर आपको कंपटीशन करना है तो आप अपनी क्वालिटी से करो, कस्टमर आपके पास अपने आप आएगा। अगर मैं बेस्ट टीचर हूं तो और मैं रीजनेबल फीस लेता हूं तो मेरे पास बच्चा पैसे देकर भी आएगा, मुझे फ्री में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फ्री में जा रहा हूं तो अननेसेसरी मैं दूसरों को टारगेट कर रहा हूं। ऐसा कोई भी गरीब नहीं है जो फीस ना दे पाए, और जो गरीब होता है तो उसकी हम हेल्प भी करते हैं। बट अगर हम सारा फ्री कर दें तो अल्टीमेटली क्या होगा, बाकी मार्केट खत्म हो जाएगी। तो जो छोटा बिजनेसमैन है वो सफ़र करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो तो अल्टीमेटली मार्केट में वो आप अच्छा नहीं कर रहे, वो अनहेल्दी कंपटीशन है। इट मीन्स कि आप अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हो दूसरों की कॉस्ट पे, तो ये बहुत अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो ये भला कंज्यूमर का जरूर होता है। और आप ये भी जानते हो कोई भी फ्री की चीज़ पूरी आपको सर्विस नहीं दे सकती। फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, पैसे देते हो, और अगर लंगर में खाना जाते हो, भंडारे में खाने जाते हो, क्या आपको उस तरह की सर्विस मिल पाती है? आप टेस्ट और फूड क्वालिटी को छोड़ दो, दोनों जगह सेम हो सकती हैं, बढ़िया हो सकती हैं, बट क्या आपको वो सर्विस मिलेगी? लंगर में आपको नीचे भी बैठ के खाना पड़ेगा, कोई वेटर नहीं आएगा, बर्तन भी अपने आप रखने पड़ेंगे, सफाई भी करनी पड़ेगी, बर्तन भी धोना पड़ेगा। और आपको जो लंगर देने वाले हैं और अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ जो वेटर आपको खाना दे रहा है, उनके दोनों के तरीके में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? फ्री की चीज़ में कोई कभी कीमत नहीं होती और कोई भी आदमी फ्री में नहीं देता।
वो फ्री में वही दे रहा है या तो वो चैरिटी कर रहा है, बट चैरिटी वहां पर होती है जहां पर भुखमरी हो, लोग परेशान हो रहे हो। और अगर हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको फ्री कर दें जिसकी जरूरत ही नहीं है फ्री करने की, तो वो अनहेल्दी कंपटीशन है, वो हेल्दी कंपटीशन नहीं है। तो अगर आपको फ्री में अगर खाना मिल रहा है तो वो खाने की क्वालिटी आपको कभी भी वो पूरी नहीं मिलेगी, ना आपको सर्विस मिलेगी, ना खाने बनाने वाले का दिल होगा उसको ढंग से देने में, ना वो आपकी पूरी इज्जत कर पाएगा लेकर। अब आप देखते हो ना, भंडारे में जाओ तो लाइनों में भी लगना पड़ता है, क्या रेस्टोरेंट में लाइन में लगना पड़ता है? वो तो चेयर खींच के बैठाते हैं आपको। तो जहां प्राइस होगा वहां क्वालिटी होगी, और आप ये भी देखते हो कि जहां बेटर क्वालिटी होगी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। जहां क्वालिटी कम होगी, ढाबे के रेट, रेस्टोरेंट के रेट, 5 स्टार के रेटों में क्या फर्क होता है? ढाबे में फूड क्वालिटी तो हो सकती है बट सर्विस नहीं होगी, बट फूड क्वालिटी भी ऑथेंटिकेटेड नहीं होते। ढाबे वाले उतने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते जितना रेस्टोरेंट वाले रखते हैं, और उनसे भी ज्यादा कौन रखते हैं? 5 स्टार वाले। अब किसी आप अच्छे होटल में चले जाओ, वहां की सफाई देखो, फूड क्वालिटी देखो, आपको फर्क नजर आएगा। तो अब अगर एक 5 स्टार वाला फ्री में खाना बांटना शुरू कर दे, उसका इफेक्ट क्या होगा? एक बड़ा रेस्टोरेंट वाला फ्री में खाना बांटना शुरू कर दे तो छोटे ढाबे वाले सब साफ हो जाएंगे। तो उसकी इंटेंशन क्या है ऐसा करना? वो मार्केट को खराब करना चाह रहा है। तो इस कंपटीशन को हेल्दी करना बहुत जरूरी है। सेकंड, आप एडवर्टीजमेंट टीवी पर देखते हो, टीवी पर जब भी एडवर्टीजमेंट आती है तो एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर का कंपैरिजन कर रहा होता है प्रोडक्ट का, बट लेबल लगा देता है वो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर का नाम नहीं लेता, चाहे वो टूथपेस्ट वाले हैं, चाहे वो सर्फ वाले हैं, चाहे वो बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स वाले हैं। आपने देखा वो कंपैरिजन करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से बेटर है, बट वो उसका नाम नहीं ले सकते। और अगर ये खुला नाम लेने की इजाजत दे दी जाए तो सोचो, टीवी में आप देख रहे हो, कॉलगेट वाला कह रहा है पेप्सोडेंट बुरी, पेप्सोडेंट वाला कह रहा है कॉलगेट बुरी, खुले आम नाम लेकर बोला जा रहा है। सर्फ टाइड और एक्सेल, सर्फ एक्सेल में लड़ाई चलती है। अब वो देखो, वो कंपटीशन कराते हैं लेडीज का, कपड़े किसकी सफेदी ज्यादा, किसकी सफेदी कम। बट अगर इसको ओपन छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कैसे गंदी मार्केट हो जाएगी। देखो इसमें ये कमी, उसके प्रोडक्ट में ये कमी, कितनी हेल्दी मार्केट हो जाएगी ये। ऐसे ही कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स वाले अगर ये करने लग जाएं तो इस चीजों के लिए बिजनेसमैन को रेगुलेट करना भी जरूरी है। बट कंपटीशन लॉ बड़े बिजनेसमैन पर एप्लीकेबल होता है, छोटी मार्केट्स में एप्लीकेबल नहीं होता। आप देखो, कई बार आप सब्जी मंडी जाते हो तो वहां पर भी लोग कंपटीशन कर रहे होते हैं, आवाज मार रहे होते हैं, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, मेरी अच्छी है। तो वहां पर कोई कंपटीशन लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, वो म्यूचुअली आपस में चल रहे हैं। बट म्यूचुअली आपस में चल रहे हैं तो वो भी एक एथिकली बिजनेस करेंगे। अब देखते हो आप, सोम बाजार, मंगल बाजार लगते हैं, या आप किसी वीकली मार्केट में गए, या किसी आप दूसरी मार्केट में गए, तो मान लो सब्जी मार्केट में गए तो बहुत सारे सब्जी वाले हैं, तो उनकी भी एसोसिएशन है आपस में। वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं कि आप सब कमाओ बट एक दूसरे को तंग मत करो। बट अगर उनका आपस में क्लैश होता है तो वो आपस में निपटाते भी हैं। ऐसे ही कंपटीशन लॉ बड़ी कंपनियों के लिए बना। बड़े बिजनेसमैन जब आपस में भिड़ जाते हैं, आपस में परेशान करते हैं एक दूसरे को, बड़ा बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को दबाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाती है और कंपटीशन एक्ट अप्लाई हो जाता है। जैसे आपने ब्रेड में सुना होगा, ब्रेड में कौन से बड़े ब्रांड हैं जी? किस नाम से ब्रेड आती है हमारे घरों में ज्यादा? सबसे पहला नाम ब्रिटानिया आता है, ब्रिटानिया के बाद हार्वेस्ट आता है, बॉर्न आता है, इंग्लिश ओवन आता है, 3 4 5 कंपनियां हैं। अब ब्रिटानिया 100 साल पुरानी कंपनी है, उसके पास इतने रिजर्व्स पड़े हैं, उसको लगे कि मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना है, तो वो क्या करे? अपनी 20 रुपए वाली ब्रेड को फ्री कर दे या 2 रुपए में बांटना शुरू कर दे। उससे छोटी कंपनियों को क्या होगा? प्राइस कम करना पड़ेगा। जब ब्रिटानिया जैसे का प्रोडक्ट हमें फ्री में मिल रहा है तो हम छोटी कंपनियों का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, और फ्री में तो हिंदुस्तानी माहिर है लेने के लिए, लाइन लगा के लेगा, खुशी से लेगा। उसको ये नहीं पता कि सामने वाला फ्री क्यों दे रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है। वो राइट इंटेंशन से काम नहीं कर रहा, वो खुंदक में काम कर रहा है या दूसरों को परेशान करने के लिए काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या होने वाला है? उसका इफेक्ट ये होगा, छोटा बिजनेसमैन परेशान हो जाएगा। तो वहां पर कंपटीशन लॉ आएगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा। वो लोग कंपटीशन, सीसीआई कमीशन अलग से बना हुआ है, वो कोर्ट ही अलग से है, नॉर्मल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके पास सिविल कोर्ट्स की पावर है। अगर यहाँ पर कंप्लेंट जाती है कि कोई बिजनेसमैन अनहेल्दी कंपटीशन कर रहा है तो वो कोर्ट वहां पहुंच जाएगा। कोर्ट की पावर उनके पास है, तो उसको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है,
कोर्ट ही वहां पर उसको मिल जाएगा एक तरह से। तो वो वहां पर कंप्लेंट करेंगे, सीसीआई इंक्वायरी करेगा और उस पर्सन पर हैवी पेनल्टीज लगा सकता है, और कई करोड़ों की पेनल्टी लगती हैं। अभी पीछे सीमेंट फर्म्स ने कार्टेल बना लिया था। सीमेंट एक एसेंशियल आइटम में आती है। आप हंसोगे सर सीमेंट एसेंशियल आइटम कैसे है? एसेंशियल कमोडिटीज को खाने पीने से रिलेट मत करना। कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे को जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं। ऑयल, पेट्रोल, ये भी एसेंशियल कमोडिटी है। हम खाते पीते नहीं है बट लाइफ के लिए जरूरी है। सीमेंट गरीब को घर बनाने के लिए जरूरी है। अगर सीमेंट की बोरी 200 रुपए की आती है, अगर ये सारे, कितनी कंपनियां होंगी सीमेंट की मुझे बताओ? कोई 200 की बेच रही है, कोई 210, कोई 220, सबके 5, 10, 20 रुपए ऊपर नीचे होते हैं। ये कंपनियां 8-10 हैं पूरे इंडिया में जो पूरे सीमेंट की सप्लाई कर रही हैं 130 करोड़ लोगों को। इतने घर बन रहे हैं। अगर इन सीमेंट कंपनियों का आपस में टाई अप हो जाए कि सारे के सारे रेट डबल कर दो, ये सारे मिल जाएं, तो हमें क्या है, मजबूरी खरीदनी पड़ेगी। ऑयल 60 रुपए लीटर था, आज 90 रुपए लीटर हो गया, 100 रुपए लीटर हो गया, तो क्या आपने बाइक स्कूटर का ही चलानी बंद कर दी? मजबूरी है, करनी पड़ेगी। अब अगर ये ऑयल कंपनियां आपस में मिल जाएं या सीमेंट कंपनियां आपस में मिल जाएं, रेट अननेसेसरी बढ़ाने लग जाएं, तो बीच में कौन आ जाएगा? कंपटीशन कमीशन। वो इंटरफेयर करेगा और उसको खत्म करवाएगा। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होता है, इसलिए आपको ये 25 नंबर का पढ़ाया जा रहा है। ये भी आपका प्रैक्टिस का एरिया है, वर्क एरिया है। आप इसके बेस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। मैं जैसे आपको सीमेंट कंपनियों का और टायर कंपनियों का हुआ था एक बार कार्टेल। इंश्योरेंस कंपनियां कितनी है? 4, 5, 6। टायर कंपनी कितनी है? 5, 10, 15। अब अगर ये कंपनियां मिल जाएं तो पीछे इन्होंने कार्टेल बनाया और अननेसेसरी प्राइस बढ़ा दिया। तो अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ी तो आप अनजस्टिफाइड लेवल पर प्राइस ले जा रहे हो, तो गवर्नमेंट इंक्वायरी करनी शुरू कर देती है। और गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी कौन करेगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे सेबी, आरबीआई। तीसरा कौन आ गया? सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इंक्वायरी करेगा। तो किसी कंपनी पर उन्होंने 200 करोड़ की पेनल्टी लगाई, किसी पर 400 करोड़ की पेनल्टी लगाई। इस तरह से पेनल्टीज आती हैं बड़ी कंपनियों पे कि जितनी आपने सेल की है, जितना मार्केट को खराब किया, आपके ऊपर उतनी पेनल्टी लगेगी। आपने जितनी अनएथिकल प्रैक्टिस की है, आपके ऊपर उतनी पेनल्टी लगेगी। क्लियर हुई जी बात? फिर पार्ट 3 में आपके छोटे छोटे और एक्ट हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब अल्टीमेटली राजा कौन है इकोनॉमी में? कंज्यूमर। अगर हम अपनी डिमांड कम कर दें तो क्या होगा? अपने आप फर्क पड़ जाएगा। अब प्याज महंगा होता है, 50 रुपए से 100 रुपए हो जाता है। अगर हम एक हफ्ता प्याज खाना बंद कर दें, वो प्याज का रेट वापस हो जाएगा। जापान में ऐसा ही होता है कि अगर किसी चीज का रेट बहुत अननेसेसरी बढ़ना शुरू कर देता है, वो थोड़े दिन के लिए उसकी कंजम्पशन बंद कर देते हैं, अपने आप प्राइस कूल डाउन हो जाते हैं। तो कंज्यूमर इज किंग, और कंज्यूमर ऑलरेडी डिपेंडेंट किस पर है? वो बिजनेसमैन पर। और सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल किस बेस पर रही है? कंज्यूमर के बेस पर ही तो चल रही है ना। तो उस कंज्यूमर के बेस पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब टिकी हुई है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है अनएथिकल प्रैक्टिस से। जो बिजनेसमैन है, जो प्रॉमिस करके गुड्स बेच रहे हैं, वो प्रॉमिस पूरे हों। जैसे सर्विस की वारंटी दी गई तो वो पूरी हो, डेंजरस गुड्स नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर हो। और ये एक्ट अब मैंने यहाँ सॉरी चेंज नहीं किया, ये 2019 हो गया है, नया एक्ट आ गया है, इसको पूरा चेंज किया गया है। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती जा रही है, इसको चेंज किया गया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बता चुका हूं आपको। लीगल मेट्रोलॉजी, वेट एंड ट्रांसफर, ये आ गए सारे के सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड साल लॉ हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? उसका रीजन है कंपनियों की भी एसेट्स होंगे, फैक्ट्री लगेगी, ऑफिस लगेगा, बिल्डिंग लगेगी। और ये एक्ट, ये तो आपकी अपनी ही इतनी नॉलेज इंक्रीज कर देगा कि हर घर में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, विल क्या है, ट्रांसफर क्या है, रजिस्ट्री क्या है, वो सारे लॉ आप यहां पर पढ़ोगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और कंपनी को भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, किराए पर लेनी है, लीज पे लेनी है, सारी टर्म्स इस एक्ट में आएंगी। और ये एक्ट आपकी जर्नल लाइफ में लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा, लाइफ लॉन्ग। साथ में कंज्यूमर एक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। आप कई बार मोबाइल टीवी फ्री ले लेते हो, बाद में परेशान होते हो कि वो चीज़ नहीं निकली या कंपनी सुन नहीं रही, आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रही। तो यहाँ से आपको ये लॉ पढ़कर आपको इतना ईजी हो जाएगा कि आप आगे फाइट कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो उनके अगेंस्ट जिन बिजनेसमैन ने आपके साथ चीटिंग की है।
ऐसे ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आप लाइफ में जब भी प्रॉपर्टी खरीदोगे, बेचोगे, गिफ्ट करोगे, किराए पर लोगे, उससे सारे रिलेटेड लॉ ही आपने पढ़ लिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने अपने घर के कंसल्टेंट बन जाओगे, आपको अपने पेरेंट्स को समझाओगे अगर आपने इतना सीरियसली पढ़ लिया। आपने एक वर्ड सुना होगा, रेरा। रेरा एक नया लॉ आया 2016 में। ये लॉ है बिल्डर्स की कान पकड़ने का। आप देखते हो बहुत बड़े बिल्डर्स बिल्डिंग्स बनाते हैं, सोसाइटी फ्लैट्स बनाते हैं, अब लोग एडवांस मनी दे देते हैं, फ्लैट अलॉट नहीं होता, या मिला तो जो बोला गया था वो फीचर्स नहीं निकले, एरिया में गड़बड़ निकली, जो इंटीरियर बोला गया था वो नहीं निकला, बुकिंग कराई थी, पैसे रिफंड नहीं हुए, या 2 साल में फ्लैट बनाकर देना था, 4 साल लग गए, ना पैसा दे रहे हैं ना इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये बिल्डर्स की मनमानी होनी शुरू हो गई थी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेरा लेकर आई। तो जो बड़े बिजनेसमैन है, एक लेवल से ज़्यादा, ये नहीं कि जो एक आध फ्लोर बना रहा है या 1-2 मकान बना रहा है उनके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल है, जो बड़े हाउसिंग सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उनके ऊपर ये लॉ लाया गया, ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन की जा सके और अगर गड़बड़ करें तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट हो सके। तो ये बहुत बड़ा इंडिया में एक रेवोल्यूशन आया जिसने इन बिल्डर्स को पकड़ा, और कई सारे बड़े बिल्डर इस चक्कर में फंस चुके हैं, उनको इंसॉल्वेंट तक डिक्लेयर कर दिया गया है। रेरा अथॉरिटी आ गई, उन्होंने जो बिल्डर गड़बड़ कर रहे थे उनको पकड़ा और उनको पनिश किया है। बेनामी ट्रांजैक्शन बहुत आपको हेल्प करेगा। बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी का मतलब पैसा मेरा पर मैं उसको आगे जब इन्वेस्ट कर रहा हूं या आगे कुछ खरीद रहा हूं, मैं अपने नाम से नहीं खरीद रहा, किसी और के नाम से खरीद रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने सर्वेंट के नाम से खरीद लिया, तो ये बेनामी हो गई। बेनामी का मतलब एक्चुअल ऑनर कोई और है और पैसा किसी और का है, बट शो कोई और हो रहा है। तो वो नेता लोग करते हैं, 2 नंबर वाले लोग करते हैं, 2 नंबर वाले बिजनेस लोग करते हैं, मैन करते हैं, जो रिश्वतखोरी का पैसा लेते हैं। अब आप देखते हो कई बार रेड पड़ती है कहीं पर, तो इतनी प्रॉपर्टी निकली, इतने बैंक बैलेंस निकले, वो अलग अलग नामों में खोल लेते हैं, क्योंकि अगर कोई रिश्वत ले रहा है या 2 नंबर का काम कर रहा है, वो अपने नाम से सारा काम नहीं करेगा, और उसके पास हार्ड एंड कैश आया, उसके पास बैंक में भी पैसा नहीं है, तो वो उसको डिवाइड करता है, वो बेनामी ट्रांजैक्शन करता है, अपने नाम लेकर ना लेकर दूसरे के नाम। अब अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो दोनों लोग फंसते हैं, जिसने पैसा दिया था, आइडेंटिटी छुपाई, और जिसने ये हेल्प की, दोनों फंसेंगे। बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है इस पर। ये एक्ट भी नया आया है और बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इंडिया में। ये सब पिछले 4-5 साल में एक्ट आए हैं, तभी तो ये नेता लोग भागे फिर रहे हैं। क्यों? मतलब गवर्नमेंट कोई नया लॉ लाती है तो अपोज करना शुरू कर देते हैं। जैसे फार्म लॉ आए, तो फार्म लॉ में भी क्या हुआ, बीच में एजेंट्स के अगेंस्ट जा रहा है ये लॉ। तो बीच में जो एजेंट्स थे, जो फार्मर मंडी में सामान लेकर आता था, वो उसको कम रेट देते थे, आगे महंगे पे बेचते थे, इन फार्म लॉ से वो खत्म होने वाला है। इसलिए ये प्रॉब्लम शुरू कर दी उन्होंने, आगे कर दिया। अनपढ़ किसानों को, जिनको समझ नहीं है, उनको मिसगाइड करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बैठ के वो धरने पे। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने का दर्द है जो हम झेलते हैं। कई बार एजिटेशन हो रहे हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, तो ऐसे ही बेनामी ट्रांजैक्शन में किसको दर्द होगी भाई? वो नेता लोग जो ये काम करते थे, और आपको पता है कि पैसा कितना है इनके पास, और ये लोग अपने नामों में तो नहीं खरीदते। तो जब रेड पड़ती है, छापे पड़ते हैं, तो निकल कर आता है कि कितनी प्रॉपर्टी थी, क्या काम था। तो उसको पकड़ने के लिए ये एक्ट बनाया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को वाइट करने को रोकना। तो जिसके पास ब्लैक का पैसा पड़ा है वो वाइट करने की कोशिश करेगा, इसके लिए पूरा लॉ बनाना जरूरी है। अब कंपनियों में, बिजनेस में 2 नंबर का पैसा चलता था पहले, अब वो 2 नंबर का पैसा खत्म होता चला जा रहा है, तो उसका इफेक्ट आ रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जीएसटी को बहुत अपोज किया जाता है। मान लो कमियां होंगी ऑनलाइन, अब देख रहे हो कि ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ने से मिडिल क्लास बिजनेसमैन सफर कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। बट क्यों कर रहा है? क्योंकि मिडिल क्लास बिजनेसमैन माल बेचता था, टैक्स पे नहीं करता था, सेल टैक्स नहीं पे करता था, तो जीएसटी उसके लिए लाया गया कि टैक्स की चोरी खत्म हो। उससे क्या हुआ? गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा। तो कहीं ना कहीं करप्शन का पार्ट भी तो आम पब्लिक ही है, तो उनको पकड़ने के लिए यह लॉ लाया गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो मतलब बैकबोन है, बैकबोन बिजनेस की, दुनिया की या जनरल लाइफ की। कॉन्ट्रैक्ट तो हर स्टेप पर हो रहे हैं, मेरा आपका भी कॉन्ट्रैक्ट है।
बट जहां फ्री सर्विस हो गई वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। अब आप समझ लो फ्री सर्विसेज का क्यों पुअर रिस्पॉन्स आता है, क्यों वहां पर आपको पूरी सर्विसेज नहीं मिल पाती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वो बाइंडिंग नहीं है। आपने किसी चीज को खरीदा, आप लंगर में खाना खाने गए, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते फूड क्वालिटी पे। आप रेस्टोरेंट में गए तो आप फूड क्वालिटी पे उसको कंप्लेंट कर सकते हो, सर्विस पे कंप्लेंट कर सकते हो, बट आप लंगर पे नहीं कर सकते। तो फ्री की चीज फ्री ही रहनी है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है कि जब भी केस होता है, एक आदमी दूसरे पर केस करता है, क्यों करता है? अगर मैंने किसी पर्सन ने मेरा नुकसान किया, डैमेज किया, तो मैं पहले उससे मांगूंगा कि ये नुकसान पूरा करो, और अगर वो नहीं सुनता तो मैं क्या करूंगा? कोर्ट जाऊंगा। और अगर कोर्ट में जब डिसीजन होगा तो क्या होगा? दो में से एक आदमी जीतेगा। तो प्लेंटिफ जिसने केस किया था, उसका जो नुकसान हुआ, जो उसने मांगा वही मिल गया, इट इज स्पेसिफिक रिलीफ। और जो चीज उसकी नुकसान हुई है वो एज इट इज नहीं मिल सकती, उसके बदले कंपनसेशन मिलेगा, तो वो स्पेसिफिक रिलीफ नहीं हुआ। तो ये एक्ट है। तो जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो झगड़ा होगा, तो झगड़ा होगा तो अब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में क्या होगा? जिसका नुकसान हुआ है वो रिलीफ मांगेगा। तो अगर एज इट इज जो चीज गई वो मिली, इट इज स्पेसिफिक रिलीफ। अभी तो सिंपल वर्ड में ये समझो। और अगर आपको वो नहीं मिली तो इट इज नॉट द स्पेसिफिक रिलीफ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स की बाइंग सेलिंग हो रही है तो बहुत जरूरी है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो ये मान के चलो बच्चों की हमारी लाइफ का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। सेल ऑफ गुड एक्ट, जैसे बाइंग सेलिंग कैसे होगी गुड्स की, तो उसके लिए पूरा लॉ बना। जैसे हम शेयर और डिबेंचर को भी समझते हैं कि सिक्योरिटीज में उसको कन्वर्ट किया गया, उसको सिक्योरिटीज में लिया गया डेफिनेशन में। तो सेल ऑफ गुड एक्ट तो हमारी मतलब जनरल लाइफ से डेली का कनेक्टेड है। फिर पार्टनरशिप एक्ट कि पार्टनर्स चलेंगे कैसे, पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है साथ में। तो ये तो आप थोड़ा सा पढ़ते भी आए हो 11-12 से, जो कॉमर्स साइड के लोग हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो चेक एक कागज का टुकड़ा है, उस पर 1 रुपये से भी लिखा जा सकता है, करोड़ों रुपए भी लिखे जा सकते हैं, अरबों रुपए भी लिखे जा सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और बिजनेस की दुनिया में बिजनेसमैन आपस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसके बेस पर कर रहे हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो इनको भी लेकर आपका पूरा सिलेबस बना। तो आज मैं जो सबसे पहले उठाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा कंज्यूमर एक्ट की बात करेंगे अभी इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर मैं शुरू करूंगा। इसमें आप ये देखो कि हमने अब ये समझा कि दोनों तरफ पब्लिक खड़ी है। ये पब्लिक कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो सकती है, भाई बिजनेसमैन कौन है? अगर मैं इस पब्लिक का नाम दे दूं बिजनेस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, फर्म है, कंपनी है, किसी भी फॉर्म में है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, और अदर किसी भी तरह से काम कर रहा है, वो जो भी चीजें बनाएगा वो इनको गुड्स दे रहा है या सर्विसेज दे रहा है, गुड्स या सर्विसेज जा रही हैं। और ये इसको हम दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? कंज्यूमर। तो अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन का गोल क्या है? कंज्यूमर को टारगेट करना। अब मुझे बताओ कि जब ये बिजनेस होगा तो ये बिजनेस गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है तो किसके थ्रू हो रही है? एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज भी कौन है? हम लोग ही तो हैं। अगर हमारे घर में
हमारी शॉप है पापा की, तो हम बिजनेसमैन है, ट्रेडर हैं। फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरर है। कोई हम आईटी बिजनेस या अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन को या कंज्यूमर को। ऐसे ही ये एक इंटर रिलेटेड चेन है, मतलब बिजनेसमैन भी पब्लिक, कंज्यूमर भी पब्लिक, एम्प्लॉय भी पब्लिक, और इस सब से जो जुड़ेगा हमारा, इनसे टैक्सेस आ रहे हैं, वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी वगैरह जो आते हैं, वो किसको जा रहे हैं, गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट भी किसकी है, गवर्नमेंट खर्चा किस पर करेगी, पब्लिक पर ही। तो ये एक तरह की इंटरलिंक्ड चेन चली आ रही है। हम ही बिजनेस कर रहे हैं, हम ही कंज्यूमर हैं, हम ही नौकरी करते हैं, हम ही गवर्नमेंट बनाते हैं, हम ही गवर्नमेंट चलाते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब। और गवर्नमेंट की भी जो अर्निंग आती है वो हमसे ही आ रही है, और वो खर्चा भी किस पर कर रही है, हम ही लोगों पर कर रही है। तो ये एक इकोनॉमी का साइकिल चल रहा है बच्चों, जो आप देखते आ रहे हो। तो आई बात समझ में कि जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको हम बिजनेस बोलेंगे, इसको हम कमर्शियल बोलेंगे। तो इन सब के लॉज आप पढ़ने जा रहे हो। ये सारी एक्टिविटी क्या हो रही है, इकोनॉमिक, बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। लेबर लॉज अलग आ जाते हैं एम्प्लॉय के लिए, कंज्यूमर लॉ हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बिजनेस के लॉज तो आप पढ़ ही रहे हो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अब ये जो बिजनेसमैन है वो कंपनी की फॉर्म में है चाहे सोल प्रोवाइडर है, सब पर एप्लीकेबल हो रहे हैं ये लॉ। जैसे कंपनी एक्ट तो स्पेसिफिकली कंपनी पर हो रहा है, सिक्योरिटीज लॉ कंपनी की पब्लिक कंपनी पर हो रहा है, सेटिंग अप हर तरह के बिजनेस को सेट करने की बात कर रहा है। तो ईबीसीएल आपकी बात करेगा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो लॉज हैं वो आप उनको पढ़ने जा रहे हो। तो एक आज ट्रेलर लेते हैं अभी छोटा सा, कि आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था 11th-12th में, इसीलिए मैं उठा रहा हूँ। बट यहाँ वो लेवल नहीं है, लेवल बहुत हाई है, केस स्टडीज आएंगी, बहुत कुछ आएगा वहाँ। तो आपने समझ लो ट्रेलर देखा था जो पढ़ा था, बट ये है कि अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, जल्दी कर लोगे, इसलिए मैं इसको पहले उठा रहा हूँ। और इकोनॉमिक बिजनेस लॉ में कोई आपस में सीक्वेंस नहीं है, चाहे हम पार्ट ए पहले कर लें, पार्ट 1, पार्ट 2 पहले कर लें, पार्ट 3 पहले कर लें, आपस में किसी का कोई इंटरलिंक नहीं है। हाँ, जब पार्ट 1 करेंगे तो पार्ट 1 के सारे चैप्टर करेंगे, पार्ट 2 में एक ही चैप्टर है, बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है वो, पार्ट 3 में हम आगे पीछे कर सकते हैं चैप्टर्स को। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने सुना, ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है ऑब्वियसली, किस चीज की, गुड्स और सर्विसेज की। ये स्लोगन आपने कई बार देखा होगा, जागो ग्राहक जागो। ये स्लोगन हमें अवेयरनेस के लिए बोला जाता है कि हम अपने राइट्स को जाने, हमें कुछ राइट दिए गए हैं कंज्यूमर को। कंज्यूमर ही प्रिवेल कर रहा है, अगर कंज्यूमर ने कंजम्पशन कम कर दी तो उसका इफेक्ट क्या आने वाला है, कंज्यूमर डिमांड अप होगी या डाउन होगी, इन दोनों से इफेक्ट क्या होगा, बिजनेस, जिसको आप जीडीपी भी बोल देते हैं। बिजनेस अगर अप डाउन होगा तो बिजनेस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट, फिर क्या जुड़ा हुआ है, इनकम, इनकम हमारी भी और टैक्स भी। तो ये सारा का सारा सिस्टम हिल जाएगा अगर कंज्यूमर परेशान है और वो अपनी कंजम्पशन को डाउन कर देता है। अब आपने लॉकडाउन में देखा था कि हमारी कंजम्पशन कम हुई, ऑयल की कंजम्पशन कम हुई, हम बाहर कम गए, तो जो हमारे कुछ खर्चे थे वो कम हुए, हमने वो कंजम्पशन कम की, तो उससे उन बिजनेसमैन को सफ़र करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। अगर आपके पापा की शॉप थी क्लॉथ्स की, तो लोग आजकल जा ही नहीं रहे, नए क्लॉथ नहीं खरीद रहे, मैरिजेस कम हो रही हैं,
सब फाइनेंशियली टाइट हैं, तो उन लोगों ने अपनी कंजम्पशन कम कर दी। तो ऐसे केस में इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। अब आप जब कोरोना पीरियड में देख रहे हो कि बार बात ये हो रही है कि इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट का मतलब क्या है कि सीधी सीधी बात है, हमारी डिमांड कम हो गई है। हमारी डिमांड कम होते ही गवर्नमेंट के टैक्सेस की इनकम खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट कंट्री को कैसे चलाएगी, क्योंकि करेंसी को प्रिंट करने की भी लिमिट है। आप ऐसे करेंसी प्रिंट करोगे तो वो भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कारण बन जाता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो वो भी ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इस कंज्यूमर डिमांड को बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस कंज्यूमर डिमांड को अप टू डेट रखने से ही सबका भला होगा। देखो, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी तो नई फैक्ट्री बनेंगी, तो नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, नए प्रोडक्ट आएंगे, तो कितने लोग इंटरकनेक्टेड जुड़ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपका एक मोबाइल के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी कर रही है सारा सामान खुद नहीं बना रही, वो कुछ सामान छोटे छोटे बिजनेसमैन से लेकर असेंबल कर रही है। मोबाइल कंपनी ग्लास नहीं बनाती होगी, वो खरीदती होगी, छोटी छोटी चिप्स वो खरीदती है, बैटरी वाले से बैटरी अलग लेती है, वो अपना स्टैंप लगाकर आगे बेचती है। वो मोबाइल बिकने आया होलसेलर के थ्रू, होलसेलर से आया रिटेलर में, यहां तक लोगों ने कमाया। अगर हम एक प्रोडक्ट की बात ही कर लें, सिर्फ मोबाइल की, कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है ये। मोबाइल में सबसे पहले तो आया मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर के साथ कौन जुड़ गया साथ में, सप्लायर। सप्लायर कौन आया, रॉ मटेरियल का। उसके बाद मैन्युफैक्चरर ने इसमें क्या की, एडवर्टीजमेंट की, तो एडवर्टीजमेंट वालों को भी काम मिल गया। फिर वहां से वो कहां आया, होलसेल में आया, तो एक एजेंट को काम मिला। होलसेल से कहां आया, रिटेल में आया, तो शॉपकीपर को, रिटेलर को काम मिला। इसके साथ जो ट्रांसपोर्ट हुआ, मैन्युफैक्चरर से होलसेल आया, होलसेल से यहां आया, तो ट्रांसपोर्ट, तो जो कोई ट्रक चला रहा है, टेम्पू चला रहा है, उसको भी तो काम मिला। उसकी पैकिंग हुई, मैन्युफैक्चरर ने यहां पर उसको पैकेजिंग हुई, तो कोई बॉक्सेस में पैकिंग हुई तो उसका भी काम चला, बॉक्स पर प्रिंटिंग हुई तो उसका भी काम चला। फिर जब ये रिटेल से कंज्यूमर के पास आया, इस रिटेल में कौन कौन लोग जुड़ गए, शॉपकीपर, रिपेयर, अब मोबाइल खराब होगा तो रिपेयर भी होगा। उसके बाद आप ईयरफोन बार बार बदलते हो, चार्जर रोज रोज या कुछ दिनों बाद, बैटरी, ये चीजें, टेम्पर्ड ग्लास, ये हम कवर्स। कितने लोग इससे एक प्रोडक्ट से कमा रहे हैं, एक मोबाइल से। उसके बाद अभी आओ, कंज्यूमर कहां गया, फिर वो सर्विस प्रोवाइडर के पास। हम मोबाइल लेकर फिर हम क्या करते हैं, सिम लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर और उसके साथ सर्विस प्रोवाइडर जुड़ गया। अब रिचार्ज वाले भी कमा रहे हैं। पहले तो शॉप्स पे रिचार्ज कूपन मिलते थे, छोटे छोटे शॉपकीपर्स भी उससे अपनी ब्रेड एंड बटर को चला रहे हैं। तो ये देखो कि अगर हमने मोबाइल बंद कर दिए, और मोबाइल होना भी जरूरी है और ना होना भी मुसीबत है, बट क्या करें, मोबाइल के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदा है कम्युनिकेशन, क्लासेस देख पा रहे हो, दुनिया से कनेक्ट हो पा रहे हो, पर नुकसान क्या हो रहा है, आंखें खराब हो रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी खराब हो रही है, घूमना फिरना बंद हो रहा है, चलना फिरना बंद हो रहा है, सारा दिन सारी फैमिली मोबाइल पर लगी हुई है, माइंड थक रहा है, बॉडी नहीं थक रही, माइंड थक रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, व्हाट्सअप सोशल मीडिया पर नेगेटिव खबरें पढ़ रहे हैं हम। तो मोबाइल का राइट यूज और मिस यूज भी हो रहा है। आने वाली क्लासों में बताऊंगा कि मोबाइल के क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ पे, कितना इसने हमारी लाइफ को हमसे छीन भी रखा है, हमें लोगों से कनेक्ट भी किया है तो हमें लोगों का गुलाम भी बना रखा है। एक मैसेज आया तो रिप्लाई करना पड़ेगा, नहीं किया तो वो बुरा मान जाएगा या मान जाएगी, कई जगह तो झगड़े हो जाएंगे, सारा दिन उसमें खोए हुए हैं, टाइम मैनेजमेंट खराब हो रही है, रिलेशंस खराब हो रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है।
तो फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, बट यहाँ इकोनॉमी को फायदा भी हो रहा है, कई लोगों के घर बार भी चल रहे हैं। चला कौन रहा है सबके घर बार? राजा कौन है? ये राजा कौन है? बताओ जी। इन सब में सबके सब लोग इस राजा बेटा के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम मोबाइल खरीदना बंद कर देंगे तो इतनी दुनिया सफर करने वाली है, ये सारी की सारी दुनिया सफर करने वाली है एक इस राजा पे। इसको बोलते हैं कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब है कंज्यूमर इज सुप्रीम, सॉवरेन, सुप्रीम, सुप्रीम मतलब ये राजा है, किंग। भाई अगर हम कहें कि पेप्सी कोक नहीं पिएंगे हम, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? हमारी हेल्थ तो अच्छी होगी, पर प्लास्टिक का बोतल वाला एम्प्लॉइज, उन सब की ग्रोथ रुक जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाला, ट्रक वाला, शॉप्स वाले जो उसको बेच के कमा रहे हैं, सब इफेक्टेड होंगे। तो कंज्यूमर इज किंग, इस लाइन का मतलब समझना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है इसको प्रोटेक्ट करना है। किससे? चीटिंग से, फ्रॉड से, रॉन्ग कमिटमेंट से, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट से। इनको राइट देने हैं, इनके साथ कुछ गलत हुआ तो गवर्नमेंट बचाने आएगी। दिस इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है, एपी सेंटर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंज्यूमर, इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। तो आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो व्हाट इज कंज्यूमर और व्हाट इज कंज्यूमर सॉवरेनिटी। तो आज के लिए बच्चों इतना हमने समझा कि ये दुनिया कैसे चल रही है। आगे फिर हम इसकी प्रॉपर स्टडी करेंगे, चैप्टर्स को उठाएंगे। ये बुक जैसे है हमारी, तो इस बुक में सारा कुछ प्रॉपर दिया हुआ है। मैंने इस बुक को ज़्यादा डायग्राम्स में मैं नहीं करता, मेरी बुक्स का ध्यान रखना, मैं बनवाने में विश्वास करता हूँ। मैं जो पीपीटीज डालूंगा उसमें डायग्राम्स बनेंगे, चार्ट बनेंगे, नोटिंग होगी। नोट्स में मैं बिलीव करता हूँ, लिखवाने में बिलीव करता हूँ। पूरी आपकी स्लाइड्स बनेंगी। और बुक तो आपका मटेरियल है, मैंने इसको बेस ही मॉड्यूल लिया है आईसीएसआई का, उसको सिंप्लीफाई किया है आपके रीडेबल बनाने के लिए, कि आपको कैसे रीड किया जाए। केस स्टडीज दी हुई हैं, इन केस स्टडीज के साथ फिर डेफिनेशंस आएंगी सारी, इनको मैंने दिया है। बट जो मैं चार्ट टेबल्स हैं वो आपको नोट्स में बनवाऊंगा कि आपने किस तरह से पढ़ना है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन बहुत है कि ये सब्जेक्ट क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह से समझ के पढ़ना है। जब आप इस कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ने बैठोगे तो बुक बहुत आसान हो जाएगी, लीगल लैंग्वेज बहुत आसान होनी शुरू हो जाएगी अपने आप। ठीक है जी, आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।